Hey students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the next part of our nasogastric tube intubation. अब तक की nasogastric tube intubation की क्लास के अंदर हमने ये देखा है कि nasogastric tube किस कंडीशन के अंदर nasogastric tube क्या होती है, कौन कौन से इसके पर्पज है इसको इंसर्ट करने की, ठीक है, कौन कौन से इंडिकेशन है, मतलब किस किस केस के अंदर हमें nasogastric intubation करना कंपलसरी होता है। साथ के साथ हमने ये देखा कि कौन कौन से टाइप की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब्स आती हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है, जो भी इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन थी, जब एक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंटूबेट की जा रही है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की जा रही है पेशेंट के अंदर, तो उसको कैसे मेजर करना है, कैसे उसका प्लेसमेंट चेक करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास के अंदर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंटूबेशन की जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने देख लिया। तो आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, कौन कौन सी टाइप से फीडिंग्स होती हैं, किस प्रकार से फीडिंग देनी है, कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, जो नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है कब के लिए, जब आप किसी पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हो। साथ के साथ अभी कौन कौन सी, जब हम किसी पेशेंट को फीडिंग नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं, एनजी फीडिंग करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, उन सारे प्रिकॉशंस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के अंदर देखिए, सबसे पहले एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी ट्यूब का जो एनाटॉमिकल प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ट्यूब का नाम दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग फीडिंग का नाम दिया गया है। तो हमारी फर्स्ट वन नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, तो नोज टू स्टोमक होती है। हमने देखा था कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब उसको मेजर कैसे करते हैं, टिप ऑफ द नोज टू ईयर पिना से जिफर्ड स्टर्नम। तो ये सारा था इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है, तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, तो नेजोगेस्ट्रिक, नेजो का मतलब नेजन और गेस्ट्रिक का मतलब स्टमक, तो जो नोज के थ्रू स्टमक में जा रही है उसे बोलते हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। नेक्स्ट वन है नेजोड्यूडेनल। नेजोड्यूडेनल का मतलब हो गया, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो नेजोड्यूडेनल में मतलब नोज टू ड्यूडेनम तक जो जा रही है। नेक्स्ट वन है नेजोजेजुनम। नेजोजेजुनम के अंदर क्या होगा, ठीक है, जो नोज टू जेजुनम तक जा रही है। गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग है, तो गैस्ट्रोस्टोमी में क्या होता है, डायरेक्टली हम स्टमक के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, मिलर अबाउट ट्यूब होती है, उसको इंसर्ट किया जाता है स्टमक के अंदर फीडिंग करवाने के लिए। साथ के साथ दूसरा हमारा लास्ट वन टाइप है जेजुनोस्टोमी फीडिंग। जेजुनोस्टोमी फीडिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ठीक है, जेजुनोस्टोमी फीडिंग में हम जो भी ट्यूब होती है उसको डायरेक्टली जेजुनम के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। तो जेजुनोस्टोमी और गैस्ट्रोस्टोमी, अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई कैंसरियस कंडीशन है, ठीक है, मान लीजिए इसोफेजियल कैंसर है, ठीक है, थ्रोट कैंसर है, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप की फीडिंग्स का यूज करते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग और जेजुनोस्टोमी। क्योंकि हमारा जो ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम ओरल कैविटी से होते हुए, इसोफिगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचे। तो हमें डायरेक्टली स्टमक या जेजुनम में क्या करना होता है, ट्यूब को इंसर्ट करना होता है। तो ये तो थे एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के आधार पर ट्यूब के टाइप्स थे, ठीक है, कौन कौन सी फीडिंग्स होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं टाइप ऑफ फीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन की। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम कैसे कैसे फीडिंग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा टाइप है बोलस फीडिंग। तो बोलस फीडिंग का मतलब होता है कि एक लार्ज अमाउंट मतलब एक एक्सपेक्टेड जो डाइटिशियन है, जो डाइट प्रोवाइड की गई है, ठीक है, उसको हम एक साथ पेशेंट को देते हैं। नॉर्मली इसमें क्या किया जाता है, बोलस फीडिंग का मतलब होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, हम जो खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये एक बोलस है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक बोलस है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया तो हम लंच में जाएंगे डायरेक्ट सीधा, लंच के बाद हम क्या करेंगे, सीधा डिनर करेंगे। बीच में हम बहुत रेयर चांसेस है कि कुछ खाना हो पाता है। तो ये फीडिंग को हम बोलते हैं बोलस फीडिंग। बोलस फीडिंग में हम क्या करेंगे, हम 3 से 6 घंटे के लिए पेशेंट को जितना न्यूट्रिशन या जितनी डाइट रिक्वायर होगी वो एक साथ हम पेशेंट को देते हैं। कितनी देर के लिए, 3 से 6 घंटे तक। जब तक 3 से 6 घंटे तक की जो रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, ठीक है, जो डाइट की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी हम एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं, उसको बोलते हैं हम बोलस फीडिंग, ठीक है। इसमें हम नॉर्मल डाइट पे पेशेंट को रखते हैं। नॉर्मल डाइट मतलब जो भी ऐसी जो डाइटिशियन है, जो भी हमें प्रेस्क्राइब की गई जो पर्टिकुलर डाइट्स है, उसका हमें फॉलो करना होता है। बोलस फीडिंग के दौरान हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें क्या करना है, उन डाइटरी रिसोर्सेज या उस डाइट का यूज करना है जो डाइट हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू इजीली दे पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ना चपाती है उसको ग्राइंड करके उसके बाद आप नेजोगेस्ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो डाइटिशियन एडवाइस किया है, या डाइटिशियन भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग पे पेशेंट है, तो उसको बोलस फीडिंग देनी है, तो हमें क्या करना है, वही फीडिंग या वही डाइटरी सोर्सेज, वही न्यूट्रिशनल सोर्सेज का यूज करना है ताकि पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हो, साथ के साथ जो हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सके, तो उसे बोलते हैं बोलस फीडिंग। नेक्स्ट में कंटिन्यूस फीडिंग, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। कंटिन्यूस फीडिंग के अंदर क्या होता है, जो भी फीडिंग है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग है, वो डायरेक्टली कंटिन्यूस जो क्या बोलते हैं उसको, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो फीडिंग होती है कंटिन्यूसली, उसको
जो डाइटरी सोर्सेज है जहाँ से हम डाइट प्रोवाइड करेंगे, या जो न्यूट्रिशनल जो बैग होता है, जो न्यूट्रिशनल बैग है डाइट का जो बैग होता है हमारा, ठीक है, उसके साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट करके रखते हैं। और एक इन्फ्यूजन पंप होता है जो क्या करता है, डाइटरी जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, जो न्यूट्रिशन है, जो भी टीपीएन के अंदर, जैसे कि जो बैग होता है, जैसे टीपीएन को हम कंट्रोल करते हैं, वैसे ही क्या होता है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के लिए भी क्या करते हैं, इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं। ठीक है, वेरियस पंप्स आते हैं जिनका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है उसके फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं। तो कंटिन्यूस फीडिंग के अंदर है कि इस नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूसली फीडिंग 24 आवर के लिए फीडिंग चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिक फीडिंग। साइक्लिक फीडिंग का मतलब एक अप्रोप्रिएट टाइम के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर दोबारा से फीडिंग करवाएंगे। साइक्लिक का मतलब हो गया 8 से 16 घंटे के बाद अगर हम पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हैं, 6 से 12 घंटे के बाद, जो भी है, जो भी अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट या अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन हम क्या करना है, पेशेंट के जो डाइट है वो हमें प्रोवाइड करनी है। तो जो टाइप ऑफ फीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 टाइप की है। बोलस मतलब 3 से 6 घंटे के लिए जो भी खाना होता है वो एक साथ दे दिया जाएगा। कंटिन्यूस 24 आवर कंटिन्यूस चलेगी। साइक्लिक एक रिपीट एक अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल के बाद हम क्या करेंगे, फीडिंग है उसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल। तो साइक्लिक फीडिंग, ये 3 टाइप होते हैं हमारे नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के। नेक्स्ट देखिए फीडिंग को कैसे देना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीडिंग। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं वो एक कंटिन्यूस फीडिंग की इमेज है, जिसके अंदर आप देखिए कर्सर पे, ये तो हो गया हमारा फीडिंग बैग। ठीक है, फीडिंग बैग हो गया, जो बैग है जिसके अंदर फीडिंग है, जो भी न्यूट्रिशनल डाइट है वो है सारी की सारी इसके अंदर क्या करें, ये कंटेनर के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, जो कंटेनर से जो ट्यूब आ रही है उसको हमने इन्फ्यूजन के अंदर रेगुलेट किया। एक रेगुलेटर होता है उससे थ्रू हमने, उसके बाद हमने क्या किया, नेजोगेस्ट्रिक जो रेगुलेटर से जो ट्यूबिंग निकल रही थी उसको हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के साथ। और इससे क्या होगा, इस रेगुलेटर के थ्रू इस बैग से कंटिन्यूसली जो एक प्रेस्क्राइब्ड रेट होगी उस रेट के थ्रू हम क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूसली पेशेंट के अंदर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करते रहेंगे। ये होती है हमारी कंटिन्यूस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। आइए हम देखते हैं आज कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के अंदर जब हम ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उस समय एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं या एक नर्सिंग प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारा हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप पेशेंट को किसी भी कोई भी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देने जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब जो भी मेडिकेशन हो चाहे डाइट हो कुछ भी उन पेशेंट को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है हमें, ताकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये जो भी है, जो भी अमाउंट या जो भी टाइम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट वन है, आपने चेक कर लिया कि हाँ इस पेशेंट को इतने टाइम से हमें फीडिंग देनी है, फीडिंग देने जा रहे हैं। तो फीडिंग देने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, स्टमक के अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हमें क्या करना, चेक करना होगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसे चेक करेंगे। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट है गैस्ट्रिक जो भी स्टमक के अंदर जो भी अमाउंट है, जो भी कंटेंट है, उनको हम एस्पिरेट करेंगे। एस्पिरेट करके बाहर कंटेनर में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, उस कंटेनर जो भी बाहर जो भी स्टमक के कंटेंट हमने बाहर निकाले उनको मेजर करेंगे, देखेंगे कि वो कितने अमाउंट में। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज़्यादा है तो हमें क्या नहीं करना है, फीडिंग नहीं करवानी है, और हमें इमीडिएटली नोटिफाई करना है किसको, फिजिशियन को, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म हमें करना है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो कम है तो क्या 100 ml से अगर रेजिडुअल वॉल्यूम कम है तो हम फीडिंग करवा सकते हैं। साथ के साथ हमें रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या करना है, जितना भी रेजिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ था जो हमने बाहर निकाला है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम हमें ट्यूब के अंदर वापस से इंस्टिल करना है, ताकि पेशेंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के चांसेस है वो हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अगर मान लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, रेजिडुअल वॉल्यूम अगर ज़्यादा बचा हुआ है, मान लीजिए 250 ml 500 ml बचा हुआ है, तो ये एक रिस्क है पेशेंट के लिए। ये क्या है, एक रिस्क है पेशेंट। हो सकता है कि पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेज हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के हेड एंड को हमें क्या करना है, एलिवेट करना है। साथ के साथ जब मान लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल था, 100 ml से कम था, हमने क्या किया, जो जितना बाहर निकाला था वो भी स्टिल कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के बावल साउंड्स को चेक करना है। ठीक है, बावल साउंड को चेक करना है कि बावल साउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम फीडिंग दे सकते हैं। मान लीजिए बावल साउंड एब्सेंट है, बावल साउंड एब्सेंट है तो हमें क्या करना है, सर्जन को जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको हमें क्या करना है, नोटिफाई करना है, ताकि बावल साउंड अगर एब्सेंट होंगे तो हो सकता है पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंडाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपका जो रेजिडुअल बैकफ्लो हो सकता है। ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू जो आपने जो भी कंटेंट दिए उनका क्या हो सकता है, बैकफ्लो हो सकता है। बैकफ्लो होगा तो क्या होगा, रिस्क है कि पेशेंट क्या कर जाए, एस्पिरेट कर जाए। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, बावल साउंड जब भी हम फीडिंग देने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, बावल साउंड चेक करना है।
बाउल साउंड अगर प्रेजेंट है तो हमें फीडिंग देनी है, और अगर बाउल साउंड एब्सेंट है तो हमें नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द फीडिंग प्लेस द पेशेंट इन हाई फाउलर्स पोजीशन। हमेशा याद रखना जब भी कॉन्शियस पेशेंट के अंदर अगर हम ट्यूब इंसर्ट करें तो हमें पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देनी है। जब हम पेशेंट के अंदर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, नेजोगेस्ट्रिक एनजी फीडिंग करवा रहे हैं, तो उस समय भी हमें क्या करना है, पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन के अंदर ही रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, कोमाटोज पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर सॉरी उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें हेड एंड बेड के हेड एंड को हमें एलिवेट करना है और पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन बना लेना है। ठीक है, पेशेंट कोमाटोज है लेकिन बेड को तो हम हेड एंड एलिवेट कर सकते हैं, तो बेड का जो हेड एंड एलिवेट करेंगे उसके बाद पेशेंट की हाई फाउलर्स पोजीशन बन जाएगी। साथ के साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट को राइट साइड में थोड़ा सा टर्न कर देंगे। ठीक है, साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को राइट साइड में टर्न कर देना है ताकि पेशेंट को जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इजीली इंटेस्टाइन की तरफ रहे, बैकफ्लो के चांसेस है वो कम रहें। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को राइट साइड की तरफ टर्न करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट के अंदर क्या करने जा रहे हैं, नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग करने जा रहे हैं, फीडिंग देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, प्लेसमेंट चेक करना होगा। तो प्लेसमेंट चेक करने का मेथड मैंने लास्ट स्लाइड या लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि प्लेसमेंट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है प्लेसमेंट का वो तो एक्सरे। ठीक है, लेकिन आप फीडिंग देने जा रहे हो तो हर फीडिंग से पहले या हर मेडिकेशन देने से पहले हमें क्या करना होगा, मतलब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू चाहे हम पानी भी दे रहे होंगे, ठीक है, जूस भी दे रहे हैं, पानी, फीडिंग, जूस या जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं, उस सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेसमेंट चेक करना है, ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना, ताकि प्लेसमेंट अगर सही रहेगा तो हमें क्या रहेगा, पता रहेगा कि जो भी ट्यूब है वो कहाँ पर है। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्यूब है वो डिसलॉग हो गई और किसी दूसरी केविटी के अंदर है तो हो सकता है वहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हर बार प्लेसमेंट को चेक करना होगा। प्लेसमेंट चेक करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के से क्या करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करना है। कंटेंट एस्पिरेट करने के बाद थोड़ा सा कंटेंट आप एस्पिरेट कर लो, उसके बाद क्या करो, कंटेंट की पीएच चेक करो। अगर कंटेंट की पीएच 3.5 या उससे कम आ रही है तो इसका मतलब है आपकी जो ट्यूब है वो प्लेसमेंट है, राइट प्लेस पर है, स्टमक के अंदर है। ठीक है, ताकि अगर कंफर्म हो गया कि हाँ पीएच नॉर्मल है, तो अब हम क्या कर पाएंगे, फीडिंग दे पाएंगे, और इससे हम क्या कर पाएंगे, एस्पिरेशन के रिस्क उसको भी हम बचा पाएंगे। ठीक है, तो और जो भी हमने कंटेंट एस्पिरेट किए थे उनको हमें क्या करना होता है, हर बार मैं बताता हूँ आपको, हर स्लाइड में बता रहे कि जो भी कंटेंट हमने एस्पिरेट किए उनको हमें क्या करना है, वापस से रीइंस्टिल करना है, ताकि पेशेंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के चांसेस कम से कम हो सके। नेक्स्ट वन है, अगर रेजिडेंट वॉल्यूम का अमाउंट 250 ml मतलब 250 ml और उससे ज़्यादा है तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, 250 ml से अगर कंटेंट ज़्यादा है रेजिडुअल वॉल्यूम के, ठीक है, 100 ml से कम है तो फीडिंग देंगे, अगर 100 ml से ज़्यादा है तो हम फीडिंग नहीं देंगे। लेकिन अगर कंटेंट 250 ml या उससे भी ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, साथ के साथ अगर अबनॉर्मल कलर वगैरह है उसका, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को नोटिफाई करना है। अगर 250 ml या उससे ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, डॉक्टर को बताना है और इंस्टिल नहीं करना है। अब आपको ध्यान रखने का पॉइंट यही है कि 250 ml से अगर ज़्यादा है, 250 ml से अगर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर जो वॉल्यूम था वो हमें इंस्टिल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो फीडिंग हम दे रहे हैं वो फीडिंग रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, मतलब उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करेगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट कॉज करेगी, वेगस स्टिमुलेशन के थ्रू एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, साथ के साथ पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी अराइज हो सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कंटिन्यूस फीडिंग और साइक्लिक फीडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फ्यूजन पंप्स का यूज़ करते हैं, ताकि एक रेगुलेटेड अमाउंट के अंदर हम पेशेंट के अंदर जो फीडिंग है उसको एडमिनिस्टर कर सकें। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर मेरी क्लास से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट हमारा कि जब भी हम किसी पेशेंट को बोलस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, बोलस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन के अंदर 30 मिनट तक मेंटेन रखना है। फीडिंग देने के 30 मिनट बाद तक हमें क्या करना है, पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन में रखना है, ताकि एस्पिरेशन के या बैक जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनके एस्पिरेशन का रिस्क है वो
कम से कम हो सके। नेक्स्ट है, मान लीजिए हमारा जो पेशेंट है उसको कंटिन्यूस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग चल रही है। कंटिन्यूस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑल टाइम कंटिन्यूस में क्या करना है, ऑल टाइम हमें सेमीफॉर्वर्ड पोजीशन के अंदर मेंटेन रखना है पेशेंट को। साथ के साथ जब भी हम फीडिंग करवा रहे हैं उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम पेशेंट को जब फीडिंग दे रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करेंगे। मतलब सिरिंज के अंदर फीडिंग डालने के बाद हम नहीं करेंगे प्लंजर से उसको पुश नहीं करेंगे, उसको सीधा स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, हाइट पे रखेंगे, ताकि ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, ग्रेविटी के फोर्स से वो क्या हो सके, फीडिंग है वो पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज हो सके। नेक्स्ट है प्रिकॉशन रिलेटेड टू नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग की। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग जब करवा रहे हैं हम पेशेंट को, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि ट्यूब का हमें प्लेसमेंट ध्यान रखना चाहिए। अगर प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुआ तो हो सकता है पेशेंट को एस्पिरेशन के रिस्क है वो हो सकते हैं। तो हमें जब भी कोई फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं या कोई मेडिकेशन दे रहे हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, तो हमें क्या करना है, ट्यूब का सबसे पहले हमें ट्यूब का प्लेसमेंट है वो चेक करना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, हर 24 घंटे में, यानी कि हर दिन, ठीक है, हर दिन हमें जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की जो कंटेनर है, कर्सर पे देखिए कंटेनर है और जो ट्यूबिंग्स है, ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को नहीं, जो उसके साथ कनेक्ट कंटेनर के साथ की जो ट्यूबिंग्स है उनको हमें हर 24 घंटे में या हर दिन हमें उनको चेंज करना है, ठीक है। और ध्यान रखने की बात यह है कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए पेशेंट की पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो एक बैग के अंदर आप एक साथ फुल कर दो, नहीं, कभी नहीं करनी है। पेशेंट की 3 से 4 घंटे की जो रिक्वायरमेंट है वही एक बार हमें कंटेनर के अंदर पोर करके रखनी है। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा पूरे दिन की आप एक साथ ही पोर करके चले जाओगे पूरे कंटेनर में, सपोज इट यहाँ पे देखिए, अगर इस कंटेनर को हम मान लीजिए पेशेंट को 200 ml देना है 4 घंटे में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 4 के हिसाब से 1200 ml इसमें डाल दिए, ठीक है, 1200 ml आपने एक साथ भर दिया कि कौन बार बार इसको भरेगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप 200 ml देने के बाद क्या कर दोगे, इसको स्टॉप कर दोगे। इसको स्टॉप करोगे तो क्या होगा, फिर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, एक बार में जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब 3 से 4 घंटे की जो रिक्वायरमेंट है वही हमें पोर करके रखनी है। नेक्स्ट वन है, जब भी हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के लिए जो भी पोर या जो भी सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डाइट यूज कर रहे हैं, उस डाइट को हमें क्या करना है, कंटेनर में पोर करने से पहले हमें क्या करना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कुछ ऐसे कंटेंट थे जो ग्रेविटी के साथ नीचे तल के अंदर बैठे थे आपके कंटेनर के अंदर, आपने ऐसे किया तो वो कंटेनर के अंदर ही रह गए, ठीक है, पोर करते टाइम वो कंटेनर के अंदर ही रह गए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का जो फॉर्मूला है, जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग का जो फॉर्मूला है, उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी है, उसकी MFG डेट चेक करनी है, ताकि ये कब बना था, कब एक्सपायर हुआ, ठीक है, कैसे यूज करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन पैकेट के ऊपर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये देखना है कि पेशेंट के अंदर बावल साउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर बावल साउंड प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, फीडिंग दे सकते हैं। और अगर बावल साउंड प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, ठीक है। और जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग है, जो फीडिंग जब हम दे रहे हैं तो जिस रेट से डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, जो रेट या जो फ्लो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, उसी रेट के थ्रू हमें क्या करना है, पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को फीडिंग करवानी है, ठीक है। जब भी हम फीडिंग करवा रहे हैं तो फीडिंग जैसे ही फीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है, ट्यूब को क्लियर करना है, ठीक है। 30 to 50 ml नॉर्मल सलाइन या वाटर लेकर के हम क्या कर सकते हैं, ट्यूब को क्लीन कर सकते हैं, ताकि जो भी डाइटरी जो भी कंटेंट थे, जो भी हमारी फीडिंग के जो कंटेंट थे वो ट्यूब के अंदर चिपके हुए ना हो, ट्यूब के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो सके, ताकि इजीली जो ट्यूब है वो हमारी क्लीन रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक हम ट्यूब को रख सके। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।